नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा दी एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे आप बाकी वीडियोस का एक्सेस प्राप्त कर सकें। इसके पहले भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसमें हमने मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ को बहुत ही अच्छे से डील किया है। कई बार क्या होता है कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ समझ में नहीं आता है तो हमारा एविडेंस पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर आप वो वीडियो देखेंगे एक बार तो आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी और आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो भी अच्छे से क्लियर होगा। तो बिना समय गंवाए चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते थे अपने इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो वो सेक्शन नंबर 3 में दिया था, वहाँ पे कोई भी क्रोनोलॉजी नहीं थी। लेकिन वही डेफिनेशंस अब हम जब सेक्शन नंबर 2 में पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, तो वहाँ पे 2 सबसेक्शन दिए हैं। सबसेक्शन 1 में आता है क्लॉज ए से लेकर एल तक और सबसेक्शन 2 में आता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। तो ए से लेकर एल क्या कहता है? ए बात करता है कोर्ट के बारे में, बी बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में, सी बात करता है डिसप्रूव्ड के बारे में, डी बात करता है डॉक्यूमेंट के बारे में, ई बात करता है एविडेंस के बारे में, एफ बात करता है फैक्ट के बारे में, जी बात करता है फैक्ट इन इशू के बारे में, एच बात करता है मे प्रिज्यूम के बारे में, आई बात करता है नॉट प्रूव्ड के बारे में, जे बात करता है प्रूव्ड के बारे में, के बात करता है रेलेवेंट के बारे में और एल बात करता है शैल प्रिज्यूम के बारे में। देखिए, ये मैं इसलिए आपको हर वीडियो में सुनाती हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी आसानी से याद हो जाए, सेट हो जाए, आपको बार बार रटना ना पड़े। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे एविडेंस के बारे में। तो देखो, जब हम एविडेंस को डिस्कस करते हैं ना, तो एक देशी भाषा में समझने की कोशिश करिए। अगर कोई प्लेस है जहाँ पे कोई दुर्घटना हो गई है, मान लेते हैं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को यहाँ पे मार दिया है। अब इस प्लेस पे जो भी सामान, जो भी चीज़ अवेलेबल होती है ना, वो एविडेंस बन जाती है। हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है वो क्या होगा? वो एविडेंस हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें कोर्ट में प्रूव करना है कि ए ने बी को मारा है। हमारा फैक्ट एंड इशू क्या है कि ए ने बी को मार दिया। अब इसको प्रूव करने के लिए इस प्लेस पे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होंगी, उस समय अवेलेबल रही होंगी, वो सब क्या बन जाएंगी? एविडेंस बन जाएंगी। तो इस माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एविडेंस क्या है? एविडेंस एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है जिससे आप क्या प्रूव करते हो? आप कोर्ट में इस्टेब्लिश करते हैं किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को। तब तक इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं जब तक कोर्ट सेटिस्फाई ना हो जाए। जब हमने प्रूव्ड की डेफिनेशन डिस्कस की थी तो आपको याद होगा, वहां पे मैंने आपको बोला कि देखो भैया, प्रूव्ड में कहते हैं कि प्रूफ और डिसप्रूव किस पे बेस्ड है। तो ये पहली चीज़ तो आ जाती है कि कोर्ट के बिलीफ पे बेस्ड है। दूसरा आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट, और थर्ड आता है प्रूडेंट मैन की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो कहते हैं कि देखो क्या होता है, जब भी हम कोर्ट में जाते हैं और किसी फैक्ट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्या ध्यान रहता है? हमारा ध्यान यही रहता है कि कोर्ट को हम यकीन दिला दें कि हाँ, ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। अगर हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो हमारा वो फैक्ट क्या होगा? डिसप्रूव हो जाएगा। तो कोर्ट यहाँ पे बिलीव कर लेता है आपकी बातों में कि हाँ, ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जो भी तथ्य आप कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, उस तथ्य को देखने के बाद, उस गवाह, उस सबूत को मद्देनजर रखने के बाद कोर्ट एक डिसीजन पे आता है कि हाँ, दिस फैक्ट इज प्रूव्ड। और अगर कोर्ट बिलीव नहीं कर पाता है और या कोर्ट के दिमाग में आता है कि नहीं, ये फैक्ट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, तो ऐसे केस में क्या होता है? वो फैक्ट डिसप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हम एविडेंस जब भी लेकर आएंगे कोर्ट में तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा? हम फैक्ट की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ, ये फला फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई होप मैं क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं, जब सेक्शन की लाइंस पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। चलिए देखते हैं। एविडेंस जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव होता है। इस वर्ड का नाम है एविडर। एविडर का मतलब होता है टू मेक क्लियर या टू मेक एविडेंट। अब हम एविडेंस के बारे में जो बोल रहे थे, तो ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से क्या होता है? जिसके जरिए फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को कोर्ट में इस्टेब्लिश किया जाता है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर हम 2E की बात करते हैं ना,
तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है। 2E एक इंक्लूसिव डेफिनेशन की बात करता है। यहाँ पे दो वर्ड्स को इंक्लूज किया गया है। पहला आता है ओरल एविडेंस और दूसरा आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ओरल एविडेंस तो समझाने जैसी कोई चीज़ है नहीं। आपको पता है कि हम छोटे बच्चे जब थे तो हमारा एक ओरल एग्जामिनेशन होता था। तो ओरल एविडेंस क्या है? आप देखो, जब कोर्ट में विटनेस आएगा ना तो वो अपने मन से ही सारी बातें बोलना शुरू नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और कोर्ट अगर उनको परमिशन देता है, रिक्वायर करता है कि हाँ भाई तुम फला फला फैक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो यहाँ कोर्ट में प्रोड्यूस करो, हमारे सामने रखो, तभी विटनेस जो है अपने स्टेटमेंट्स कोर्ट में देता है। तो जब आप ओरल एविडेंस की डेफिनेशन को देखेंगे तो कहा जाता है कि ओरल एविडेंस में क्या इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रॉनिकली दिए गए स्टेटमेंट्स भी इंक्लूडेड है। तो कहते हैं वो स्टेटमेंट जो आप फेस टू फेस दे रहे हैं, मतलब फिजिकल प्रेजेंस के माध्यम से दे रहे हैं, और दूसरा वो एविडेंस वो स्टेटमेंट जो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देते हैं, उन सारे स्टेटमेंट्स को हम ओरल एविडेंस मानते हैं अगर वो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है जो इंक्वायरी के अंडर है। तो कहते हैं कि देखो, सारे स्टेटमेंट्स जो विटनेस कोर्ट में देता है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होता है, मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड होता है, जिसके ऊपर पूरी चर्चा चल रही है, जिसके ऊपर पूरा केस या इंक्वायरी बेस्ड है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम ओरल एविडेंस बोलते हैं। इसमें बोल दे कि ऑल स्टेटमेंट में सब कुछ आ जाता है, आप फेस टू फेस दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, और आपको वो स्टेटमेंट देने के लिए परमिशन किसने दिया है, कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने बोला है कि हाँ भैया विटनेस तुम कोर्ट में आओ और वो सभी स्टेटमेंट्स हमारे सामने रखो जो कि हमारे मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, जिस फैक्ट के ऊपर इंक्वायरी चल रही है। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट्स कोर्ट में देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओरल एविडेंस बोलते हैं। एक बार इसको पढ़िएगा, लिखा हुआ है ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट। कोर्ट परमिशन देता है कि हाँ विटनेस तुम मेरे सामने बोल सकते हो in relation to the matter of fact under inquiry, and such statements are oral evidence। समझ में आ रही बात? इसके बाद सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स आप कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, इसे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे बाकी चैप्टर्स के साथ रिलेट करके, लेकिन आज के लिए इतनी ही जानकारी है कि 2E में बात होता है ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। देखिए, एविडेंस के टाइप्स जो है ना वो बहुत तरीके के होते हैं। हमने ओरल और डॉक्यूमेंट्री तो देख लिया। इसके बाद आता है डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, हियरसे एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, पॉजिटिव एविडेंस, नेगेटिव एविडेंस एंड रियल एविडेंस। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यही है कि हमको ओरल एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड कौन कौन से केस लॉज हैं, हियर से एविडेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद हमारी गाड़ी हमेशा ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे आके अटक जाती है। इसीलिए शायद हमारे बैरक में भी एविडेंस की डेफिनेशन में ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात होता है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि हमारे पास एक केस था 2014 का, हरप्रीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट है, और ये हम इस सेंस में बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली आपके पास कितने भी तरीके के एविडेंस क्यों ना मौजूद हों, लास्ट में आप उसको कैटेगराइज करेंगे ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कैटेगरी में ही। तो आप इसको पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन Hardeep Singh versus State of Punjab has held that the definition of evidence is exhaustive. Evidence की definition complete है, exhaustive है। It is exhaustive in the sense that every kind of evidence, हमारे पास इतने सारे kind of evidence मौजूद हैं, लेकिन आप उन सबको reduce कर सकते हैं to the category of either oral या documentary। वो लास्ट में या तो ओरल एविडेंस की कैटेगरी में फॉल करेंगे या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कैटेगरी में फॉल करेंगे। है हमारे पास बहुत प्रकार के एविडेंसेस। अब चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है। आशा करती हूँ यहाँ तक की जानकारी आपको
समझ आई होगी। देखिए, जब हम डायरेक्ट एविडेंस की बात करते हैं तो डायरेक्ट एविडेंस किस पे बेस्ड होता है? डायरेक्ट एविडेंस पर्सन के पर्सनल नॉलेज पे बेस्ड होता है। जो भी विटनेस है उसके पर्सनल नॉलेज पे बेस्ड होता है ये एविडेंस। उसने क्या ऑब्जर्व किया इस पे बेस्ड होता है ये एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस में क्या होता है कि आप किसी भी फैक्ट को डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। आपको वो फैक्ट प्रूव करने के लिए किसी अदर फैक्ट से इन्फरेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पी ने क्यू को मार दिया, यहाँ पे हम बात करेंगे पी ने क्यू को मार दिया। हमने ये बात किया कि पी ने क्यू को चाकू से बहुत ब्रूटली मारा। अब ये जब घटना घटित हो रही थी तो वहां पे आर की फैमिली मौजूद थी। अब आर की फैमिली ने देखा कि पी चाकू से बहुत ब्रूटल तरीके से क्यू को मार रहा था, तो आर के द्वारा दिए गए जो भी बयान होंगे वो डायरेक्ट एविडेंस के कैटेगरी में आ जाएंगे। हमें इस कंक्लूजन पे आने के लिए कि पी ने क्यू को चाकू से मारा, किसी और फैक्ट का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यही सफिशिएंट है कि आर वहां पे मौजूद था। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट एविडेंस। तो डायरेक्ट एविडेंस से हम क्या समझते हैं? डायरेक्ट एविडेंस बेस्ड होता है क्या? किस पे? एक विटनेस की पर्सनल नॉलेज और ऑब्जर्वेशन पे। आई होप यहाँ तक क्लियर हूँ मैं। डायरेक्ट एविडेंस आप क्यों यूज करते हैं? किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ये डायरेक्ट इन नेचर होता है। हमें किसी भी तरीके की रीजनिंग लगाने की जरूरत नहीं होती है, हमें कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होता है। अगर जो विटनेस है वो रिलायबल है, वर्दी है, तो डायरेक्ट एविडेंस के ऊपर भी कई बार कोर्ट पूरी तरीके से रिलाई कर जाता है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वीक एविडेंस होते हैं। अब देखो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे बात होती है सीरीज ऑफ एक्ट के बारे में। अब क्या हुआ कि जब पी ने क्यू को मारा तो वहां पे कोई मौजूद नहीं था, तो अब हम यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे कि पी ने क्यू को मारा है? अब इसको प्रूव करने के लिए उस मैटर से रिलेटेड, इस फैक्ट से रिलेटेड हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हम किसी कंक्लूजन पे रीच करेंगे। तो सीरीज ऑफ एक्ट को हम लिंक करते हैं और लिंक करने के बाद हम किसी फैक्ट को प्रूव करते हैं। मतलब सर्कमस्टेंसेस को, एक सर्कमस्टेंसेस दूसरे सर्कमस्टेंसेस तीसरे सर्कमस्टेंसेस से लिंक करने के बाद हम ये प्रूव कर पाते हैं कि हाँ भैया, पी ने क्यू को मारा था। जैसे हमने देखा कि पी और क्यू बाइक पे एक साथ जा रहे थे। लास्ट लोकेशन पी और क्यू की एक साथ थी और पी बाइक पे बैठा के क्यू को लेकर जा रहा था। ये एक सर्कमस्टेंसेस है। दूसरा, हम ये भी देख सकते हैं कि कभी 2-3 महीने पहले पी ने बोला हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये भी हो सकता है। तो हम अलग अलग एक्ट को, हम अलग अलग फैक्ट को एक साथ लिंक करके फैक्ट एंड इशू को, जो मेन फैक्ट है उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और सर्कमस्टेंसेस को हम इस प्रकार से लिंक करते हैं कि कोई भी व्यक्ति के सामने अगर वो सर्कमस्टेंसेस लाया जाए तो वो भी ये बोल दे कि हाँ भाई, पी ने ही क्यू को मारा है। तो सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है? सर्कमस्टेंसेस भी डायरेक्ट एविडेंस है, लेकिन यहाँ पे ये इनडायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जब हमारे पास किसी भी केस में डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं होता है तब फैक्ट को प्रूव करने के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का सहारा लेना पड़ता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में हम अदर फैक्ट से इन्फ्रेंसेस बनाते हैं और उसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं कि ये घटना घटित हुई थी या नहीं हुई थी, ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। आई होप मैं क्लियर हूँ। डायरेक्ट एविडेंस किसी विटनेस के पर्सनल नॉलेज, उसके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक तरीके का डायरेक्ट एविडेंस है, पर ये हम इनडायरेक्टली अप्लाई करते हैं क्योंकि हम इन्फ्रेंसेस बनाते हैं अदर फैक्ट से, तब जाके हम किसी कंक्लूजन पे आते हैं। डायरेक्ट एविडेंस के लिए आपको कोई रीजनिंग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की आती है तो वहां पे हम अदर फैक्ट को, अदर सीरीज ऑफ एक्ट को एक साथ लेकर आते हैं, उसके बाद हम इन्फ्रेंस बनाते हैं, फिर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वीक एविडेंस नहीं होता है। क्यों कह रही हूँ ये? क्योंकि उमेद भाई जाधव भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में 1978 AIR, इस केस में कहा गया था कि कई बार सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे भी कन्विक्शन हो सकता है, और कन्विक्शन होता है अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल होते हैं। अब ये 5 कंडीशंस बताए गए स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल 1992 के केस में। तो पहला केस क्या है, पहला कंडीशन क्या है? पहले कंडीशन में कहते हैं कि देखो, द सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन इज ड्रॉन शुड बी फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि पी ने क्यू को मारा है, तो आप किस
फैक्ट से, किस सर्कमस्टेंसेस से इस कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। जिस भी सर्कमस्टेंस से आप इस कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, उस सर्कमस्टेंसेस को आपने क्या करना है, फुल्ली इस्टेब्लिश करना है, फॉर्मली इस्टेब्लिश करना है, कोई डाउट ना अराइज हो, रादर देन कंक्लूसिव होना चाहिए वो सर्कमस्टेंस। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति उस सर्कमस्टेंसेस को ऑब्जर्व करे तो वो एक निर्णायक सिचुएशन में हो कि हाँ भाई पी ने ही क्यू को मारा है, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट ना आए, कोई भी डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो क्या कहते हैं, पहला कंडीशन क्या है, द सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन इज ड्रॉन शुड बी फुल्ली एस्टैब्लिश्ड एंड कंक्लूसिव इन नेचर। जिस सर्कमस्टेंस से आप इस कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं कि पी ने क्यू को मारा है, उस सर्कमस्टेंसेस को, उस फैक्ट को आपको क्या करना है, फॉर्मली इस्टेब्लिश करके जाना है, फुल्ली इस्टेब्लिश करके जाना है। कंक्लूसिव होना चाहिए वो सर्कमस्टेंस, मतलब कि वो निर्णायक सिचुएशन में होना चाहिए, कोई और व्यक्ति उस पर डाउट क्रिएट ना कर सके। ये पहला पॉइंट था। दूसरे में बोलते हैं ऑल द फैक्ट्स सो एस्टैब्लिश शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट। तो कहते हैं जितने भी फैक्ट आपने एस्टैब्लिश किए हैं ना, ये प्रूव करने के लिए कि पी ने क्यू को मारा है, वो फैक्ट क्या होना चाहिए, उसको आप इतने स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हमें दिखे कि हाँ पी ही एक्यूज है, पी ने ही क्यू को मारा है। आप किसी इनोसेंस व्यक्ति के ऊपर शक ना जा पाए, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो कहते हैं जो भी फैक्ट एस्टैब्लिश्ड हो रहे हैं दैट शुड बी कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए कि हाँ मिस्टर पी ने ही गिल्ट कॉज किया है, मिस्टर पी ही एक्यूज्ड है, किसी इनोसेंस पे डाउट क्रिएट नहीं करना है। दिस सर्कमस्टेंसेस should to a motor certainty exclude the possibility of guilt any। सेम चीज़ यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो भी सर्कमस्टेंसेस है ना, आप उसको इस तरीके से एस्टैब्लिश करिए कि हम ये पॉसिबिलिटी ही ना रह जाए कि हम किसी और व्यक्ति के ऊपर शक करें। एक्यूज सिर्फ और सिर्फ पी ही रहे इस सिचुएशन में, हमें किसी और पे शक करने की आवश्यकता ना हो। कहते हैं चेन ऑफ एविडेंस मस्ट बी कंप्लीट। जो आप चेन ऑफ एविडेंस बना रहे हैं ना, मतलब ये कैसे बनता है, ये सीरीज ऑफ एक्ट से बनता है। हमारे पास ये फैक्ट है, ये एक्ट है, इन सब एक्ट के माध्यम से हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं एक चेन ऑफ एविडेंस। तो कहते हैं कि चेन ऑफ एविडेंस कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी लिंक मिस ना करे। अगर लिंक मिस हो जाएगा तो क्या होगा कि जो कंक्लूजन है ना वो मिसलीड हो जाएगा, आप कंक्लूजन को प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाओगे और जो एक्यूज है उसकी गिल्ट को आप अच्छे से स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। तो चेन ऑफ एविडेंस हमेशा कंप्लीट रहना चाहिए। लास्ट में बोलते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब आपने जो भी बातें रखी, आपने जो भी एविडेंसेस के चेन को बनाया है, वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर देखे तो वो भी यही कंक्लूजन ड्रॉ करे कि हाँ गिल्ट सिर्फ और सिर्फ मिस्टर पी ने ही कॉज किया है, मतलब पी ही एक्यूज्ड है। तो इनका कहने का मतलब है कि आप कोई भी डाउटफुल सिचुएशन को ना छोड़िए, जो भी चीज़ें हैं उसको फॉर्मली इस्टेब्लिश करिए। तो ध्यान रहे जब भी बात सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की आती है तो ये दो केसेस याद रखना, उमेद भाई जादव भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1978, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल AIR 1992। इन दोनों केसेस को आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वीक नहीं होते हैं, ये भी फैक्ट को प्रूव करते हैं तब जब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं होता है। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर साझा करें ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्टअप कर सके। प्रिलिमिनरी एग्जाम के हिसाब से मैं इस सारी सीरीज़ को करा रही हूँ। जैसे हम 10 सेक्शन कंप्लीट करेंगे, हम कुछ MCQs को भी देखेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए आपको कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्त मित्र परिवारजनों में जो भी लॉ कर रहे हैं या लॉ स्टूडेंट हैं या जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं उनके साथ मेरी इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।